हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक पब बाय विवेक मित्तल। कई दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। एक्चुअली पर्सनल इश्यूज की वजह से मनस्थिति ऐसी नहीं थी कि वीडियो क्रिएट करके कुछ अपलोड कर पाऊँ। आई लॉस्ट माय फादर लास्ट मंथ इन सितंबर। तो सब ऐसे ही चल रहा था, बट ठीक है, नाउ थिंग्स ऑन ट्रैक। तो सोचा कुछ वीडियो डाल दूं। मैं कमेंट्स देख रहा था अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर कि कुछ लोगों ने इलेक्ट्रिकल वायरिंग हार्नेस के ऊपर वीडियो डालने के लिए बोला है। ऑलरेडी मेरे दिमाग में था कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग हार्नेस के ऊपर एक कंप्लीट सीरीज बना के डालता हूँ। टू बी फ्रैंक, व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, मेरा सबसे पहला प्रोफाइल वायरिंग हार्नेस था, तो मुझे इससे एक अलग अटैचमेंट है। कंप्लीट ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सब लोगों को लगता है ये बहुत मुश्किल है, और इतना मुश्किल है कि कोई इसमें अंदर तक पेनिट्रेट ही नहीं करना चाहता है। अ, मैं भी जब अपने डिपार्टमेंट में गया और इनिशियली हम लोग फ्रेशर्स थे, तो सब लोग धकेल रहे थे कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। तो फाइनली आई एक्सेप्टेड कि ठीक है, मैं करता हूँ। और इतना डीपली तरीके से इसको पेनिट्रेट किया वायरिंग हार्नेस को कि जो काम एक महीने का होता था वो मेरे लिए 2-3 घंटे में हो जाता था। तो इतना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया था वायरिंग हार्नेस को। ये जो बेसिक आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, ये मोटा मोटा कॉन्सेप्ट्स है हम लोग जिसके बारे में बात करेंगे इस पूरे कंटेंट में। ये वीडियो सिर्फ जो आज का है वो बेसिक हम क्या क्या इस पूरी सीरीज में समझने वाले हैं उसके लिए बनाया है। बेसिकली वायरिंग हार्नेस होती क्या है, जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं जिनको कुछ आइडिया नहीं है कि बेसिकली करना क्या है, उनके लिए मैं मोटा मोटा एक ड्राइंग दिखाऊंगा कि वायरिंग हार्नेस होता क्या है और उसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं वायरिंग हार्नेस की बात करूं, तो ये एक ड्राइंग मैंने निकाल के रखा हुआ है। दिखने में ऐसा दिखता है वायरिंग हार्नेस। ठीक है, अलग अलग शेप्स हो सकती हैं एज पर जैसा डिजाइन है। ठीक है। एक अगर हम लोग ट्रैक्टर की बात करें, तो ट्रैक्टर में अलग तरह की वायरिंग हार्नेस, मोर ओवर कॉन्सेप्ट वही रहता है। जैसे ट्रैक्टर बहुत देखा जाए, उसका कॉम्प्लेक्सिटी कार के कंपैरिजन में बहुत कम है। ट्रैक्टर में आपको डैशबोर्ड का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का जो है वो वायरिंग हार्नेस रहता है। पीछे के टेल लैंप हैं, फ्रंट के लैंप हैं, उसके लिए वायरिंग हार्नेस का जरूरत पड़ेगा। जो की के लिए, जो इग्निशन के लिए वायरिंग हार्नेस का जरूरत पड़ेगा। ठीक है। और जहां जहां पे भी आपको इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस हैं किसी भी व्हीकल के अंदर, तो उसके लिए वायरिंग हार्नेस के कनेक्शन की जरूरत पड़ती है। जैसे हम घर में भी जब हम जितने स्विचेस बोर्ड जो लगा होता है उसके लिए हम वायरिंग हार्नेस लगाते हैं ना, इलेक्ट्रिकल वायरिंग करते हैं हम लोग घरों के अंदर। तो ऐसे गाड़ी के अंदर या कोई भी व्हीकल के अंदर भी, या कोई भी टू व्हीलर रहने दो, जो भी है उसके अंदर भी जितने भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है, उन सब की राउटिंग के लिए वायरिंग हार्नेस लगती है। तो ये किसी व्हीकल के अंदर, जैसे मैं ट्रैक्टर में काम करता था। हाँ, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ इस वायरिंग हार्नेस के बारे में। मैं आपको जो भी नॉलेज दूंगा वो आप एज इट इज यूज कर सकते हो। वो मार्केट के मोर टच में रहेगी। मैं एक्यूरेट डाटा बताने वाला हूँ इसमें, क्योंकि मेरा ये आज की डेट में फील्ड नहीं है। तो आई डोंट केयर कि आपको एग्जैक्ट डाटा भी मिल जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे मुझे। मेरे प्रोफेशनल करंटली मेरे प्रोफेशनल करियर में उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। बिकॉज आज की डेट में मेरा वायरिंग हार्नेस से दूर दूर तक कोई लिंक नहीं है। मेरे को कभी 10 साल पहले इसका जरूरत पड़ता था डिटेल कॉस्टिंग करने में, तो हम लोग करते थे। आज की डेट में कोई वो नहीं है। तो आपको जो भी इस वीडियो में डेटा मिलेगा वो एक्यूरेट डेटा मिलेगा, और उसको आप अपनी कॉस्टिंग और कमर्शियल डिस्कशंस के लिए भी यूज कर सकते हो। ठीक है। तो ये एक पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अब दोबारा फिर से आते हैं। किसी भी व्हीकल के अंदर ना, जो वायरिंग हार्नेस का स्पेसिफिक, मैं वायरिंग हार्नेस की बात कर रहा हूँ, पूरे इलेक्ट्रिकल की बात नहीं कर रहा हूँ। जब हम लोग ट्रैक्टर में काम करते थे उस वक्त ट्रैक्टर का मार्केट प्राइस 5 लाख रुपए होता था। 2000, जो बेसिकली 35 HP का ट्रैक्टर होता था, तो 5-1 लाख रुपए का आता था। तो उस वक्त उसमें जो वायरिंग हार्नेस लगती थी वो 1200 से 1500 रुपए के बीच में लगती थी। एसी कैबिन के जो ट्रैक्टर की हार्नेस होती थी, वो उस हार्नेस का जो कॉस्ट भी रहता था वो करीब 1800 से 2000 रुपए के बीच में रहता था मैक्सिमम। किसी किसी वेरिएंट की 2200 से 2300 रुपए के बीच में कॉस्ट होती थी। और वो भी डिपेंड करता था कि हम किससे बाय कर रहे हैं। वायरिंग हार्नेस के इंडिया में जो मेजर जो सप्लायर्स हैं उसमें दो मेजर आते हैं, एक मिंडा आता है और एक मदरसन आता है। और बाकी छोटे मोटे तो बहुत सारे हैं। मेजर जो आप देखोगे शेयर ऑफ बिजनेस है, वो मदरसन और मिंडा के पास में है। और भी बहुत सारे हैं, बट अगर मैं मोर ओवर बात करूं जो वेल नोन नेम है वायरिंग हार्नेस के लिए, इलेक्ट्रिकल वायरिंग हार्नेस के लिए,
तो मोस्टली जो कार इंडस्ट्री है, कार का जो सेगमेंट है वहाँ पे, और जो यूरोपियन कंपनीज हैं या जो बेसिकली बड़ी कंपनीज हैं, ओईएम्स हैं, वो मदरसन का वायरिंग हार्नेस यूज करते हैं। और जो कुछ छोटे ओईएम्स हैं या टू व्हीलर इंडस्ट्री में जैसे देखा जाए तो मिंडा का ज़्यादा पेनिट्रेशन है। ठीक है, तो मिंडा कंपेरेटिवली मदरसन से चीपर रहता है लगभग। अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो मिंडा और मदरसन का जो कॉस्ट का डिफरेंस रहता है वो करीब करीब 7-8% तक जो है वो गैप रहता है कॉस्टिंग में। 10% तक भी हो सकता है वो कमर्शियल का जो गैप है ना, मिंडा और मदरसन की कॉस्ट का। ठीक है, तो ये एक मोटा मोटा है। इसमें हम वायरिंग हार्नेस, जैसे अगर मैं देखूँ ना, इसको कोई एक इमेज बताता हूँ मैं आपको। जैसे अगर इसकी बात करूँ, इसमें देखो ये जो होता है ना इस टाइप का, ये कलर कुछ भी हो सकता है, कलर पे मत जाओ, व्हाइट कलर, इसको कनेक्टर या कपलर बोलते हैं इसको ना। ठीक है, ये कपलर और कनेक्टर है। अब इस कपलर के अंदर में टर्मिनल लगते हैं जो वायर के साथ, जिसका क्रिम्पिंग होता है। क्रिम्पिंग क्या होता है ना, वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, और इसमें ये बीच बीच में ना कहीं पे इंटरनली जॉइंट टर्मिनल्स होते हैं। JTL, JTLL, JTM, अलग अलग उसके नाम होते हैं, वो सब नाम मैं आपको बताऊंगा। ये कपलर्स में भी अगर आप देखोगे ना, इसमें E 250 सीरीज के कपलर होते हैं, और 90 सीरीज के कपलर होते हैं, और 415 की भी एक सीरीज है, 315 की भी है। अलग अलग सीरीज के इसमें वाटर प्रूफ कपलर रहते हैं और नॉन वाटर प्रूफ रहते हैं, डिपेंडिंग ऑन क्रिटिकलिटी क्या है वहाँ की। जैसे ये देखो, ये कपलर है, यहाँ पे ये कपलर है। ठीक है, ये कपलर है। तो ये जैसे 90 सीरीज का कपलर बोलते हैं इसको ना, ये कुछ शायद 315 सीरीज है ये। इसको, ये जो कपलर है ये 250 सीरीज का कपलर लग रहा है। ठीक है, तो ये कैप्स होती हैं बेसिकली जो टर्मिनल्स के ऊपर आती हैं। बैटरी, अगर आप अपनी गाड़ी भी देखोगे तो बैटरी के ऊपर एक कैप रहती है टर्मिनल के ऊपर। ठीक है, इसमें हीट श्रिंक ट्यूब्स रहती हैं। ऊपर की जो ये कवरिंग है, ये इसको विनाइल ट्यूब बोलते हैं इसको। कोरुगेटेड ट्यूब भी आती है इसमें। तो बहुत सारे मटेरियल लगते हैं इसके अंदर, अलग अलग टाइप के। तो इसका ये मोरओवर एक वायरिंग हार्नेस है। इसका अगर ड्राइंग देखेंगे ना, दिखने में ड्राइंग कैसी होती है, ये तो आपके पास फिजिकल कंपोनेंट है। जब इसका ड्राइंग आता है ना, तो कुछ इस तरीके से, जैसे ये ड्राइंग है, ये ड्राइंग है वो वायरिंग हार्नेस का ना। ठीक है, और भी देखो, जैसे ये ड्राइंग्स है वायरिंग हार्नेस का, ये ड्राइंग्स है। अलग अलग जो ओईएम्स हैं उनका खुद का ड्राइंग रहता है कुछ ओईएम्स का। कुछ डायरेक्ट जो है वो मदरसन का या मिंडा का ड्राइंग रेफर करते हैं। मदरसन जैसे अपना खुद का ड्राइंग बनाता है, तो वो भले कस्टमर से भी रेफरेंस लेता है वो, बाकी फाइनल डिजाइन जो उसी का रहता है। ये देखो, ये एक प्रकार की ड्राइंग है। इसमें ऐसा सिंबल्स ये रहते हैं, देखो ये वाला अगर आप देखोगे ना। हम्म, ये आई होप स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। हाँ, ये एक इस तरह का डिज़ाइन है वायरिंग हार्नेस का। ऐसा स्कीमेटिक बेसिकली डायग्राम रहते हैं। तो अलग अलग प्रकार की ड्राइंग्स मैंने आपको दिखाई। अब देखो, ये एक कॉम्प्लेक्स ड्राइंग है, ये वायरिंग हार्नेस का, ये भी डिज़ाइन है वायरिंग हार्नेस का। अभी इसमें देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहते हैं, अगर मैं आपको समझाऊं तो। इसमें ना, अभी ये ड्राइंग देखे ना, तो अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा तो सिर चकरा जाता है, ये है क्या है। ठीक है, अगर जैसे ये ड्राइंग की बात करते हैं, ये सर्किट बना होता है। बिकॉज ये उतना ज़्यादा क्लियर ड्राइंग नहीं है कि मैं आपको जूम इन करके दिखा पाऊँ, लेकिन मोटा मोटा अगर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यही लेते हैं, इसका इमेज सेव करने का ट्राई करता हूँ मैं। ऐसा नहीं, सेव इमेज, लेट्स से इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, इसको खोलते हैं। ये देखो, ये एक वायरिंग हार्नेस का ड्राइंग है। जैसे अभी इसमें ना क्या क्या चीजें हैं, इसको डीप में थोड़ा समझने का कोशिश करो। इसमें ये एक पूरा एक सर्किट बना हुआ है। इस सर्किट में वायर का लेंथ कैसे कैलकुलेट करना है, एक एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, ये कहाँ तक जाएगा, ये पूरा का पूरा हम लोग स्टडी करेंगे कि इसका लेंथ कैसे कैलकुलेट करना है। इसमें टर्मिनल्स कौन कौन से लगे हुए हैं, बिल ऑफ मटेरियल ऑल्दो दिया होता है, बट कहीं कहीं पे नहीं भी दिया होता है। तो वो सब स्टडी कैसे करना है, कैसे समझना है उसको, बिल ऑफ मटेरियल कैसे वर्कआउट करना है इसका, इसमें कितने टर्मिनल लगे हुए हैं, कौन कौन से टाइप के टर्मिनल लगे हुए हैं। 50 तरह की वैरायटी रहती है इसमें। मैंने कुछ डेटाबेस बिल्ड कर रखा है, वो मैं शेयर करूंगा आपके साथ। ठीक है, तो ऐसा करके इसमें पूरा बिल ऑफ मटेरियल निकालना पड़ता है, वायर का लेंथ निकालना पड़ता है। इस पूरे कोर्स के अंदर जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, वायरिंग हार्नेस क्या होती है,
किसी भी व्हीकल की आपको सर्किटिंग के लिए आपको एक वायरिंग का पूरा वो लगता है, तो उसको वायरिंग हार्नेस बोलते हैं। और मिंडा मदरसन मेन इसके जो सप्लायर्स हैं। और मेन जो इसमें एलिमेंट्स हैं, इसमें क्या क्या एलिमेंट्स रहते हैं, इसमें टर्मिनल, कनेक्टर, कपलर, जॉइंट टर्मिनल, ये सब हीट सिंक ट्यूब, विनाइल ट्यूब, कोरुगेटेड ट्यूब, ये सब बनाने के लिए इसको यूज होते हैं। ठीक है, इसका बनाने का प्रोसेस क्या है, किस तरीके से इसकी असेंबली की जाती है, इसके बोर्ड्स में दिखाऊंगा। इसमें इसको टेस्टिंग कैसे करते हैं वायरिंग हार्नेस की, वो भी एक प्रोसेस है, टेस्टिंग का प्रोसेस है। फिर इसमें जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो है वायर। तो वायर का रेट कैसे कैलकुलेट करना है पर मीटर का, वो मैं आपको सिखाऊंगा। ये बहुत मतलब आपको इसमें मोस्टली ना इंडिया में डिन स्टैंडर्ड यूज होता है, डिन 72251 जो स्टैंडर्ड यूज होता है, उसमें FL RYB केबल्स जो हैं वो यूज होता है डिन का। वो डिन का स्टैंडर्ड यूज करके वायर का रेट पर मीटर कैसे कैलकुलेट करना है, ये ट्रेनिंग भी मैं आपको इस ट्रेनिंग सेशंस में बताऊंगा। फिर उसमें कपलर्स का और टर्मिनल्स का जो कॉस्ट है वो कैसे वर्कआउट करना है, स्टैंडर्ड्स कैसे बिल्ड करने हैं, उसका मास्टर डेटा कैसे बिल्ड करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर उसमें वायर का लेंथ, जैसे मैंने आपको बोला ड्राइंग से देख के कैसे लेंथ निकालना है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। देन उसमें कॉपर के लिए नाइलोन और इसमें PVC का जो ग्रेड यूज होता है उसके लिए आपको रेट रेफरेंस कैसे लेने हैं, ये भी इस कोर्स कंटेंट का जो है वो हिस्सा रहेगा, जो ये ट्रेनिंग रहेगा। देन अगेन वायरिंग हार्नेस का इनपुट मटेरियल का कंप्लीट मास्टर डाटा बनाना है हमने को। और प्रोसेस कॉस्ट इसका कैसे कैलकुलेट करना है, मोस्टली जैसे वायरिंग हार्नेस के अंदर क्या क्या प्रोसेसेस रहेंगे, जिसको बना के ये पूरी की पूरी असेंबली होगी इसकी, तो वो कैसे करना है ये इसमें मैं बताने वाला हूँ। उसके बाद में कॉस्ट शीट इसका कैसे बनाना है, कंप्लीट कॉस्ट शीट कैसे बनाना है वायरिंग हार्नेस का इजी तरीके से, ताकि आपके पास मल्टीपल वैरायटी आएगी तो आपको कैसे उसी एक शीट में आप मल्टीपल पार्ट्स की कॉस्टिंग कर सकते हो, पूरा का पूरा पैटर्न कैसे बिल्ड करना है, वो मैं आपको इस ट्रेनिंग सेशंस में जो है वो अच्छे से सिखाऊंगा। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने एक बार प्राइसिंग कर दिया, फिर कॉपर के रेट प्लस माइनस होते रहते हैं, PVC के रेट प्लस माइनस होते रहते हैं, इसमें ब्रास लगता है, जो टर्मिनल्स होते हैं वो ब्रास के बनते हैं मेनली, ब्रास या एल्यूमिनियम के बनते हैं। वायर है जो वो प्योर कॉपर की रहती है, 99.99% प्योर कॉपर होता है वो। और उसके बाद में जो PVC का कौन सा ग्रेड, पेस्ट ग्रेड PVC का ग्रेड यूज करके हम लोगों को प्राइस इंक्रीज डिक्रीज का वर्किंग करना है। तो वो प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज का वर्किंग कैसे करना है, क्योंकि जब आप वायरिंग हार्नेस की किसी कोई आपकी उसके अलग अलग पार्ट नंबर रहेंगे, मान लो एक व्हीकल के अंदर 10-15 तरह की वायरिंग हार्नेस है और उनकी जो टोटल कॉस्ट है वो मान लो आज की डेट में मैं एक रफली मान लेता हूँ ट्रैक्टर के लिए, लेट से उस टाइम पे जब कॉपर का बेस करीब 400 450 रहता था, तो वायरिंग हार्नेस की कॉस्ट जो रहती थी वो करीब एक रेगुलर जो 35 HP का ट्रैक्टर है उसमें लगभग 1200 रुपये के करीब रहती थी। तो उसको अगर मैं आज की डेट में कॉपर का जो बेस है वो करीब 800 रुपये के आसपास कॉपर जाता है, तो डबल हो गया, तो मैं उसको 2500 रुपये के करीब मान लेता हूँ, 2500 से 3000 रुपये के बीच में आज की डेट में वायरिंग हार्नेस का कॉस्ट रहेगा, लेट्स से। ठीक है, तो वो प्राइस इंक्रीज का वर्किंग कैसे करना है, क्योंकि कॉपर के जो रेट है ना वो प्लस माइनस होते रहते हैं, मोस्टली कॉपर ही वेरिएबल रहता है इसमें और ब्रास वेरिएबल रहता है। तो वो कैसे उसको प्राइस का उसका वेट्स कैसे फ्रीज करने हैं और उसका इंक्रीज डिक्रीज का वर्किंग कैसे करना है, ये एक कॉस्टिंग के बाद इक्वली इम्पोर्टेंट हिस्सा है जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसमें, आप कैसे इसको करेंगे। ठीक है, अभी इस सेशन को थोड़ा सा ना मैं इंटरेक्टिव बनाता हूँ, बिकॉज सिर्फ मैं ही बोलता हूँ और सामने वाला सिर्फ सुनता है। तो जस्ट एक आप कमेंट करना है इसमें ना, जो भी आपके पॉइंट्स रहेंगे इसमें, मैं सब कमेंट्स पढ़ता हूँ और उसको पढ़ने के बाद किसी का कुछ क्वेरी रहता है तो उसको सॉर्ट आउट करने का भी ट्राई करता हूँ। ठीक है, अभी जैसे अगर मैं सोचूं, आप सोचना सिर्फ अपने बात करते करते ना, वायरिंग हार्नेस आपको क्या लगता है कि क्या चीज है। ठीक है, और फिर इसमें सेकंड, इतने सारे इनपुट मटेरियल हैं, तो वो इनपुट मटेरियल को एक जगह पे लेके हम लोगों को मास्टर डेटा बिल्ड करना है। ठीक है, देन उसमें एक एक कंपोनेंट जो अलग अलग वैरायटी है, इसमें एक चीज जो सबसे समझने वाली है ना, देखो आपने कॉस्टिंग कर दिया, सब ZBC कर दिया, लेकिन अभी ये काइंड ऑफ प्रोप्राइटरी नेचर का पार्ट है ये ना, जो वायरिंग हार्नेस है, इसमें रेफरेंस डिजाइन रहता है, जो कस्टमर है
जो मिंडा या मदरसन है, मेन जो ये इसको प्रोप्राइटरी नेचर का पार्ट बोल सकते हैं एक तरह से। प्रोप्राइटरी का मतलब होता है जिसमें जो वारंटी होती है वो सप्लायर की होती है, जो प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है, अगर उसमें कुछ फेलवर आता है तो अभी इसके अंदर अगर आप पूरा का पूरा इसका वर्किंग ऐसे करेंगे ना, आपने सब जेडबीसी कर दिया तो आपका सेटलमेंट ही नहीं होगा। तो मेन कमर्शियल सेटल भी होना चाहिए। आपने कॉस्टिंग कर दिया लेकिन उसको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसमें बेसिकली वायरिंग हार्नेस के अंदर सिर्फ इतना करना होता है, आपने एक वायर रेट का अलाइनमेंट कर लिया कि रेट इस तरीके से कैलकुलेट होंगे, उसमें आपका वेट्स निकल गया। कुछ चीज़ों को तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता, जैसे 1 मीटर लेंथ में 0.5 की वायर में कितना कॉपर यूज हो रहा है, कितना पीवीसी यूज कर रहा है, तो फिजिकल डाटा है, इसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। तो ये आपने फ्रीज कर लिया। उसके बाद में पर मीटर रेट अराइव करने के लिए प्रॉफिट ओवरहेड्स कितने उसको लगेंगे, ये आपने जो अपने सप्लायर के साथ में अग्रीमेंट कर लिया, सप्लायर कस्टमर जो भी है, ठीक है। तो वो एक अग्रीमेंट करने के बाद फिर उस पैटर्न के ऊपर आपको, उन नॉर्म्स के ऊपर आपको आगे अपनी वर्किंग करनी है। उसमें कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ ना हो जाए। जैसे जब मैं कॉस्टिंग करता था तो मुझे ध्यान में आता था कि जो सप्लायर है हमारे, मैं सोनालिका ट्रैक्टर में था, तो उन्होंने वायर जो है वो कोटेशन के अंदर ज्यादा डाली होती थी जितनी एक्चुअल में नहीं थी। तो हम उसका लेंथ कैलकुलेट करके वेरीफाई करते थे कि इतना एक्चुअल में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो उसमें हमारे बहुत सारे डिस्कशन होते थे और हम प्रूव आउट करते थे कि जो हमने वायर कैलकुलेट किया उससे ज्यादा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से नेगोशिएशन रहते थे। वायर का पर मीटर का रेट हम लोगों ने अलाइन कर रखा था अलग अलग सप्लायर के साथ, ठीक है। तो उसके हिसाब से उनकी कॉस्टिंग के लिए वही रेट यूज करते थे। तो इस तरीके से ये मोटर मोटर म्यूचुअल अग्रीमेंट नॉर्म्स के ऊपर करना है और फिर उन नॉर्म्स के हिसाब से वर्किंग करना है। और कोटेशन में और कॉस्टिंग में जो डिफरेंस आता है वो आपस में बात करके नेगोशिएट करके फाइनलाइज करना है। ये मोटा मोटा तरीका रहता है इसका वायरिंग हार्नेस के केस में। ये अदर कमोडिटीज की तरह नहीं है कि शीट मेटल की तरह आपने पूरा जेडबीसी कर दिया और फिर वो जेडबीसी के ऊपर पूरा एक डिस्कशन हो रहा है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें। इसमें आपको ना इनिशियल जो नॉर्म्स हैं वो फ्रीज करने पड़ते हैं और उसके हिसाब से वर्किंग करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं आपको इसमें एक जो रेट का रेफरेंस कहाँ से मिलेगा आज के सेशन में क्लियर करता हूँ। जैसे मैंने आपके सेशन में क्लियर किया कि वायरिंग हार्नेस का ड्राइंग दिखने में कैसा होता है और वायरिंग हार्नेस दिखने में कैसा होता है, ठीक है। अगर इसमें करेक्ट, अभी सेकंड इसमें मैं एक टॉपिक क्लियर करता हूँ कि इसका, ये मैं डिलीट कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, इसके बाद है इसमें कॉपर का रेट कैसे निकालना है। कॉपर के रेट के लिए ना आप LME लंदन मेटल एक्सचेंज एक वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट पे जाओ, उसमें मार्केट डेटा में जाना होता है। मार्केट डेटा में जाके वहाँ पे LME प्राइस ऑफिशियल, उसमें फिर रिपोर्ट्स एंड डेटा में जाइए। रिपोर्ट्स एंड डेटा में जाके इसमें जाना होता है वारंट बेंडिंग मंथली एवरेजेस, लेट्स से इसमें जाओ। इसमें फिर नॉन फेरस कैटेगरी में जाना होता है। नॉन फेरस के बाद उसमें LME कॉपर में चले जाओ, ठीक है। फिर उसके बाद में ये कॉपर के रेट यहाँ पे 3 महीने के दिखेंगे। अभी जैसे ये 3 मंथ दिसंबर इसमें जो आ रहा है डेट अपडेट हुआ है, यस, नवंबर 24 का 9412 ये डॉलर का रेट आ रहा है जैसे, ठीक है, 941312.51, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे कैलकुलेटर खोलता हूँ, ठीक है, तो ये 9412.5 इंटू डॉलर का आज का रेट देख लो कितना है। लेट से मैं मान लेता हूँ 83 रुपीज है, तो ये 781.223 पैसा, मतलब 781 रुपये पर केजी के आसपास आज की रेट में कॉपर का बेसिक रेट दिखा रहा है ये, ठीक है। तो ये बेसिक रेट कंसीडर करके आप इसमें अपना, ये आप हर महीने टाइम टू टाइम वीकली मंथली जो भी आप ट्रैक करते रहो इसको, और आपकी ट्रैकिंग शीट बन जाएगी। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपका बेस रेट क्या है, और यही बेस रेट आप अपने सप्लायर के साथ में सेटल कर सकते हो। देखो, बेस रेट आपको जब भी सेटल करना है ना, तो एक चीज का ध्यान रखो, सिर्फ इसी में नहीं, किसी भी कमोडिटी में वो ऐसी जगह से सेटल होना चाहिए जहां से आपको कोई भी वो रेफरेंस देख सके ट्रांसपेरेंटली। मतलब आपका सप्लायर भी देख सकता है कि ये बेस रेट है। अभी बेस रेट का मतलब ये नहीं है कि यही रेट है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो अभी लंदन से तो अपने को ये कॉपर खरीदना नहीं है, ये रेट रेट के लिए रेफरेंस है। एक्चुअल रेट, एक्चुअल आप मान लो हिंदुस्तान कॉपर से लेते हो कॉपर, जो कि हरियाणा में कहीं पे तो है, तो एक्चुअल में आपका जो बाइंग रेट रहेगा
वो बाइंग रेट आपका मार्केट रेट के हिसाब से ही रहेगा, वो आप सेटल कर सकते हो। जैसे मान लो आज की डेट में 781 अगर नवंबर 24 का प्राइस बता रहा है, तो नवंबर 24 में मान लो आपको वो प्राइस मार्केट से मिला लेट से 850 रुपए का, मतलब 881 पकड़ लो कैलकुलेशन इजी करने के लिए, तो 100 रुपीज का फर्क है। तो आपने उस वक्त पकड़ा कि जब मार्केट में 881 था एक्चुअल में बाइंग रेट था, तब एलएमई में 781 रेट था। अभी एलएमई में कल को जब 781 से लेट से कभी जो है वो 800 रुपये रेट हो गया, मतलब 19 रुपए का इंक्रीज आया, तो आप 19 रुपए का इंक्रीज पकड़ के सामने वाले को इंक्रीज पास ऑन कर सकते हो। अगर इसमें मान लो 20 रुपए कम हो गए, तो 20 रुपए कम करके एग्जिस्टिंग रेट में वो प्राइस जो है वो रिडक्शन ले सकते हो। इस तरीके से बेस आपको ऐसा सेटल करना है जहां पे कोई भी देख सके उसको, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। तो ये कॉपर के लिए आप एलएमई का डेटा रेफर कर सकते हो। बहुत टाइम पहले हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की साइट के ऊपर भी सर्कुलर आता था, बट अभी वो आना बंद हो गया है, तो इसलिए एलएमई का अभी भी दिख रहा है, तो यहाँ से ले सकते हैं। मेटल मिनरल रिव्यू एमएमआर आता है, उसमें भी कमोडिटीज के रेट आते हैं, इकोनॉमिक्स टाइम्स का भी रेट आता है, बट वो सारे पेड वर्जन है। ये फ्री में दिख रहा है, तो ये आप यहाँ से उठा सकते हो, ठीक है। अभी सेकंड आता है आपको ब्रास का रेट कैसे कैलकुलेट करना है। ब्रास के लिए अगेन जो ब्रास होता है वो कॉपर और जिंक का कॉम्बिनेशन होता है। तो जिंक का रेट आपको ऐसे ही यहाँ से एलएमई की साइड से मिल जाएगा, कॉपर का रेट मिल जाएगा। उसमें 70-30 का रेशो रहता है, 70% कॉपर का हिस्सा पकड़ो, 30% जो है वो जिंक का पकड़ो, दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के आप ब्रास का रेट वर्कआउट कर सकते हो, ठीक है। देन अगेन उसमें तीसरा आता है प्लास्टिक का रेट कैसे निकालना है। प्लास्टिक के लिए ना एक साइट है प्लास्ट मार्ट करके, यहाँ से आपको मोटा मोटा जो पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड और दूसरा उसमें पीपी पोलीप्रोपलाइन, ठीक है। और देन उसमें हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन, लो डेंसिटी एलडीपीई, ये सब जो ग्रेड्स के रेट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आपको प्लास्टिक के लिए जो है वो पीवीसी का रेट रेफर करना है, तो वो इनमें से आप निकाल के यहाँ से रेट ले सकते हो, ठीक है। जैसे ये पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी का रेट है, रिलायंस का रेट है, तो आप यहाँ से उठा सकते हो। देखो यहाँ पे आपको मंथली रेट मिल जाएंगे। लेट से मेरे को 1 अक्टूबर 2024 का निकालना है, तो क्लिक करके यहाँ से ये 1 अक्टूबर 2024 के अलग अलग सिटी के रेट मिल जाएंगे, आप जिस सिटी में है वहाँ का रेट रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका है निकालने का। तो मोटा मोटा इसमें 3 नाइलॉन, अगेन नाइलॉन आता है, वो भी आपको यहीं साइड से मिल जाएगा, नाइलॉन का रेट भी। नाइलॉन 66 का रेट ले लो कभी भी वायरिंग हार्नेस के लिए, ठीक है। नाइलॉन में एक 6 आता है और एक 66 आता है, तो 66 का रेट आप रेफर कर सकते हो। देखते हैं यहाँ पे नाइलॉन का रेट है क्या, नाइलॉन 66, नाइलॉन का रेट यहाँ, यस, नाइलॉन पोलियमाइड, हाँ इसमें देखो नाइलॉन का कंपाउंड, ठीक है। इसमें सर्च कर लेना, यहाँ से आपको नाइलॉन का रेट मिल जाएगा कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो मोटा मोटा आपको नाइलॉन का रेट, 4 मटेरियल यूज होते हैं इसमें, कॉपर, पीवीसी और ब्रास एंड देन नाइलॉन। कॉपर का रेट आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, ब्रास के लिए आपको जिंक और कॉपर का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, उसके बाद पीवीसी का रेट आपको मिल जाएगा क्या रेट है पर केजी, और उसके बाद में होता है नाइलॉन 66 या 6। तो दोनों में से कोई भी रेट मिले, कोई एक लेके रेफर कर लो, सेटल कर लो अपना बाय में सप्लायर के साथ में या कस्टमर के साथ में, तो वो आपका बेस फिक्स हो गया। मोस्टली जो कपलर्स होते हैं वो नाइलॉन के बनते हैं, कपलर्स बेसिकली कपलर कनेक्टर। टर्मिनल्स जो है वो ब्रास या एल्यूमिनियम के बनते हैं, ठीक है। वो आपके डिजाइन में कौन से कंसिडर किए हुए उसके हिसाब से वो रेट आप पकड़ सकते हो। मोस्टली ब्रास के होते हैं क्योंकि कंडक्टिविटी ब्रास की अच्छी होती है, तो कोई रिस्क नहीं लेता है, तो 90% ब्रास के ही रहते हैं, ठीक है। उसमें भी 70-30 का रेशो रहता है ब्रास का जो कॉम्बिनेशन रहता है। और कॉपर आपको मिल गया, ब्रास मिल गया, और पीवीसी जो वायर के ऊपर जो बेसिकली इंसुलेशन होता है वो पीवीसी का होता है। आपकी विनाइल ट्यूब होती है वो भी पीवीसी की होती है, कोरुगेटेड ट्यूब बनती है वो भी पीवीसी मटेरियल की बनती है। तो ऐसे आप पूरी की पूरी वायरिंग हार्नेस को 4 कैटेगरी के मटेरियल में डिवाइड कर लो, और उनके जितने वेट्स आ रहे हैं वो वेट्स का जो आपका उस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर कितना कितना ग्राम या केजी जो भी यूज हो रहा है साइज के हिसाब से, वो सबके आपके बेस फिक्स हो जाते हैं। इस तरीके से प्राइस इंक्रीज डिक्रीज की वर्किंग में ये हेल्पफुल रहता है डेटा, ठीक है, और कॉस्टिंग के लिए भी हेल्पफुल रहता है। तो ये मोटा मोटा एक वायरिंग हार्नेस का ओवरव्यू था कि वायरिंग हार्नेस के रेट कहाँ से लेने हैं, वायरिंग हार्नेस में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, और वायरिंग हार्नेस में एलएमई के ऊपर मैंने आपको बता दिया। तो मोटा मोटा आज के इस सेशन में आपको ये समझ में आया रहेगा कि वायरिंग हार्नेस मोर ओवर होती क्या है।
अभी हम इसमें कंप्लीट डिटेल में जाएंगे। डिन स्टैंडर्ड भी दिखा देता हूँ मैं आपको क्या होता है। गूगल खोलते हैं, डिन 72551, इसको डिन स्टैंडर्ड बोलते हैं। ये देखो, ये एफ एल आर वाई बी पकड़ना है अपने को, ये डिन स्टैंडर्ड है। इस स्टैंडर्ड में ये लिखा होता है कि कितने साइज का वायर है। जैसे 0.35 का वायर है, इसमें नंबर ऑफ वायर जो स्ट्रैंड्स होते हैं इसमें वो 12 हैं इसके अंदर। मतलब वो जो आप देखते हो ना वायर खोलते हो, अगर मैं वायर का यहाँ पे बताऊँ इमेज गूगल के ऊपर, वायर इलेक्ट्रिक, देखो अगर मैं इसमें इमेज में आता हूँ, ये जो ये जो वायर होती है ना, देखो ये वाली जो वायर है, इसमें ये जो बंडल बना हुआ है ना, इसमें जो ये स्ट्रैंड निकले हुए हैं इसको स्ट्रैंड्स बोलते हैं। ये डिन स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर 0.35 की वायर है तो उसके अंदर ये जो स्ट्रैंड्स रहते हैं, देखो थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये वाला इमेज नजर आ रहा है ना, हाँ ये वाला इमेज देखो, ये वाला इमेज नजर आ रहा है, करेक्ट। इसमें ये जो अलग अलग निकले हुए हैं ना, इनको स्ट्रैंड्स बोलते हैं ये। और ये हो गया पीवीसी इंसुलेशन हो गया, और ये कॉपर की वायर है। अभी इसमें 0.35 की अगर वायर होगी डिन स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो उसमें ये 12 होंगे नंबर ऑफ वायर्स इसके अंदर, ये 12 होंगी 0.35 की वायर में, ठीक है। इसका ये मतलब हो गया। उसका जो सिंगल वायर का डायमीटर है ओडी, मतलब अगर मैं इसको ये देखूं, ये जो वायर है इसका जो डायमीटर है, ये गोल है ना, इसका सिंगल का जो डायमीटर है वो 0.21 होगा, 0.21 मिलीमीटर होगा डिन स्टैंडर्ड के हिसाब से, ठीक है। ये टेक्निकल डाटा है, रेजिस्टेंस और ये सब, इसका कॉस्टिंग से कुछ लेना देना नहीं है। इंसुलेशन थिकनेस, इसके ऊपर जो पीवीसी का इंसुलेशन होगा वो 2.25 मिलीमीटर का होगा। मतलब ये जो पूरी की पूरी वायर है, ये पूरी की पूरी वायर है, इस वायर के ऊपर ये जो वायर सब स्ट्रैंड्स आ गए जिसके अंदर, ये इंसुलेशन जो रहेगा ये 0.25 मिलीमीटर का रहेगा डिन स्टैंडर्ड के हिसाब से, स्टैंडर्ड ये बोलता है। देन उसके बाद में आउटर डायमीटर ऑफ केबल, ये सब जो वायर का बंडल बनने के बाद उसका जो डायमीटर निकलेगा वो करीब 1.2 मिलीमीटर के करीब निकलेगा ये ना, आउटर डायमीटर ओडी जो है, ठीक है। उसमें ये मैक्सिमम और मिनिमम देर का टॉलरेंस भी रहता है, क्योंकि हर जगह आइडियलिज्म कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। ये 1.2 से 1.4 के बीच में रहेगा। और इसमें अप्रोक्सीमेट जो वेट ऑफ केबल है वो एक एक किलो ग्राम, जो किलोग्राम पर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर जो लेंथ का वेट रहेगा 1000 मीटर, तो वो 4.3 kg रहेगा। ये डिन स्टैंडर्ड बोलता है। और इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली आपको वायर का रेट कैसे कैलकुलेट करना है, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला मैं आपको सेशन में बताऊंगा, ठीक है। तो ये डिन स्टैंडर्ड आपको याद रखना है, ठीक है। जर्मनी का स्टैंडर्ड है ये डिन स्टैंडर्ड। इसके अकॉर्डिंगली मोस्टली ऑटोमोटिव में जो है वो वायरिंग हार्नेस यूज होता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा आई थिंक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अभी धीरे धीरे इसके नए जो मैं सेशन दूंगा, कम से कम आई थिंक 5-6 सेशंस लगेंगे इसके लिए, तो उसमें आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।